गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे 18 अगस्त की मेन हाइलाइट्स के बारे में। इसके अलावा ये जो आपके सामने है ब्लॉग, ये आपको नीचे एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप जाके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में आपसे समझ आ जाता है या आपको टेक्स्ट के फॉर्म में फॉलो करना है तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। पूरा आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर मिल जाता है। इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल टीपीजी कैरलाइल फेयरफैक्स स्टैम्प। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आईडीबीआई बैंक का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो यहाँ पर आप लोगो वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। कैसे है कि गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर इसका 94% होल्ड करते हैं। कोई भी कंपनी को आप गवर्नमेंट होल्ड कब कहते हैं, जब उसका 51%, आधे से थोड़ा ज़्यादा आपका 51% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग होनी चाहिए। तो वो आपको आप उसमें गवर्नमेंट कंपनी उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आईडीबीआई बैंक एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट और एलआईसी मिलकर 94% होल्डिंग रखते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो भी अगर कोई कंपनी होती है, अगर वो गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट आप नॉर्मल टर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई शेयर परचेज किया तो आपने वो सेल किया तो आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। बट जनरल भाषा के अंदर गवर्नमेंट का बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर एक वर्ड होता है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है कि जब गवर्नमेंट अपना पूरा स्टेक सेल कर दे या मेजोरिटी स्टेक सेल कर दे। जैसे गवर्नमेंट ने एलआईसी के केस में मान लेते हैं अगर पूरा ही स्टेक सेल कर दिया होता तो वो प्राइवेटाइजेशन होती। जैसे अब रेलवे के साथ बोला जा रहा है कि होगा, और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज के साथ हुआ भी है पास्ट के अंदर। तो इस तरीके से ये डिसइन्वेस्टमेंट रहता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है वो आरबीआई का नोड उसको मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, आरबीआई का नोड होता है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफ कोर्स आपका अप्रूवल लेना पड़ता है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक असेट मैनेजमेंट, ये एक और डिपार्टमेंट होता है जो इसमें इन्वॉल्व रहता है। पहले तो इसके भी कुछ सीनियर ऑफिशियल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उन्हीं का प्रपोजल है तो फिर वो ऑब्वियसली उनसे अप्रूव्ड है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट मेनली काम करता है डिसइन्वेस्टमेंट की। जैसे किस किस को हमें बोलना है कि आप खरीद लो, हमारे शेयर खरीद लो। ये सब जो आपका एक तरीके से प्रपोज करने वाला काम हो गया, या किसने पैसे दे दिए किसने पैसे नहीं दिए, कितने पैसे पे या कितनी वैल्यूएशन पे हमें बेचने हैं शेयर्स, ये कैलकुलेशन, ये सारा काम ये जो है ये डिपार्टमेंट करेगा। DIPAM इसका आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ये सेंटर को रिप्रेजेंटेट करता है, मतलब एक सेंटर का डिपार्टमेंट है। सेंटर के अलावा क्या हो सकता है, स्टेट का डिपार्टमेंट हो सकता है। ये स्टेट का डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी होल्डिंग होती है वो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक्चुअली, जो भी गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। और प्रेसिडेंट के नाम पर मतलब आज के प्रेसिडेंट के नाम पर नहीं। प्रेसिडेंट जब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होती है, जो उस चेयर के पास शेयर्स हैं बेसिकली। तो उस तरीके से ये काम करता है। और कोई भी जैसे प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं तो उनके पास होल्डिंग आती रहती है ऑटोमेटिकली। रीच आउट टू पोटेंशियल बायर्स, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये रीच आउट किया है इन्होंने पोटेंशियल बायर्स को। जो ऊपर नाम लिखे हैं टीपीजी, कैरलाइल, फेयरफैक्स, ये कुछ ऐसे बायर्स हैं, कुछ ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिनको इन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए रीच आउट किया। जियो एड्स 4.22 मिलियन यूजर्स इन जून, वीआई यूजर बेस श्रिंक्स फर्दर। तो ये डेटा आपके ज़्यादा काम का नहीं है। जियो ने आपके 4.2 मिलियन यूजर्स ऐड किए हैं, 42 लाख के आसपास हो गए। वीआई का जो है यूजर बेस श्रिंक कर गया है, 1.8 मिलियन यूजर्स इन्होंने लॉस्ट कर दिए हैं। भाई एयरटेल अभी स्लो स्लैगर चल रहा है, यानी कि उसी लेवल पर चल रहा है। 0.779 मिलियन यूजर्स इन्होंने ऐड किए हैं, जो कि आपका 7 लाख के आसपास सॉरी होता है। तो ये 0.79 का मतलब है 0.79 मिलियन। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्राई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। ट्राई मतलब होता है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर देखा ये पूरा डिपार्टमेंट है, ऐसे ही टेलीफोन रेगुलेटरी के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये पूरी एक अथॉरिटेटिव बॉडी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके अंदर इंडिया, इन्होंने एक डेटा निकाला है कि इंडिया का जो मोबाइल यूज़र बेस है वो 0.6% से बढ़ गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आज की डेट में कितने लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर 1.147 बिलियन लोग जून एंड के अकॉर्डिंगली, ट्राई के अकॉर्डिंग, यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। RITL लेंडर्स, RIL रीच टेक ओवर डील। RITL लेंडर्स, सबसे पहले RITL क्या है? RITL बेसिकली आपका एक बैंकरप्ट कंपनी है जो कि आपके जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, मैं उनका नाम अनिल अंबानी शायद, तो मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, अनिल अंबानी है मेरे ख्याल से। उनकी जो कंपनी थी वो जो बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसपे आपने जोक्स वगैरह देखे होंगे, उसके ऊपर एक उनकी बहुत बड़ी एक फेमस टर्म है उनके लिए, रिचेस टू रैग्स। रैग्स मतलब होता है गरीब हो जाना। तो वापस वो रिच थे, मतलब ऑब्वियसली वो रिच थे, और उनको वापस से वो मतलब रैग बन चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो चुकी है और ये सब होगा हो गया।
तो उसके बाद अब क्या हुआ कि जो बैंकरप्ट कंपनीज होती हैं उनके जो थोड़े बहुत असेट बचे होते हैं उनके लिए बिडिंग लगाई जाती है। बिडिंग मतलब क्या होता है कि कितने पैसे देकर आप ये खरीदना चाहते हैं, या कितने जो उनके ड्यूज हैं, जैसे जो बैंकरप्ट कंपनी है उसके बहुत सारे लोन लेने वाले लोग होंगे या क्रेडिटर्स होंगे, आप उन सबको पेमेंट कर देंगे, आप सारे हमारे एसेट ले लो, आप उन सबको पेमेंट कर दो। तो इस तरीके से बैंकरप्ट कंपनी की बिडिंग होती है। और जो आर की बिडिंग हुई उसमें का रिलायंस का एक आर्म जिसका नाम है, आर्म मतलब होता है एक सब्सिडरी कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, ये उस कंपनी का नाम है। ये इसने बिडिंग जीती है, विनिंग बिडर। तो ये अब क्या हुआ है कि ये जो आपका अप्रूवल आ गया था कि को हाँ रेजोल्यूशन कर दो, इसका बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी, वो दिसंबर 2020 में आया था। और अब जो बिडिंग होके जीती है रिलायंस की ये आर्म, ये पूरा कंपनी का नाम, तो ये आपका अभी जीता है। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि एनसीएलटी के अप्रूवल के 2 साल के अंदर इनको रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करना था। तो इसके लिए अब काफी कम टाइम बचा है, दिसंबर 2022 तक इनको इस साल के अंदर अंदर अब खत्म करने का। तो अब यहाँ हुआ है कि अगर आप हाईलाइट देखेंगे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको फिर पूरा दिखेगा कि डिटेल्स और अमाउंट्स टू बी सेटल्ड अगेंस्ट ऑल डेट्स आर डिसाइडेड। अब क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना है तो इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि किस डेटर को कितना पेमेंट करना है। होता क्या है कि बैंकरप्सी जब होती है तो आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलती है। अगर आपने किसी कंपनी को लोन दिया है तो आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी वापस अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। आपको जैसे अगर आपने 100 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया था, तो ऐसे आपके आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपीज़ के लोन थे कंपनी के पास, बट कंपनी के पास असेट सिर्फ 800 करोड़ रुपीज़ के हो रहे हैं, और आप सबने सेम ही चीज़ के लिए मान लेते हैं लोन दिया था कंपनी को। तो क्या होगा कि सबको 80-80 करोड़ की पेमेंट हो जाएगी। अगर उसमें से कोई प्रायोरिटी बेसिस पे होगा, जैसे किसी ने कोई आपके सिक्योर्ड लोन दिया था, सिक्योर्ड लोन होता है मतलब असेट पे उसका चार्ज होता है, वो कभी बाद में बात करेंगे। पर मान लेते हैं कि कोई ऐसा किसने लोन दिया था कंपनी को जो कि प्रेफरेंस बेसिस पे था, यानी जैसे आपने देखा होगा कई कई लोग बोल देते हैं कि यार तू सबसे पहले मुझे पे करेगा, बाकी लोगों को बाद में पे करेगा। तो इस तरीके से होता है। तो उस लोग को पहले पेमेंट हो जाएगी, बाकी जितना बचेगा 800 करोड़ में से उतना आप सबको डिवाइड हो जाएगा 9 लोगों को। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब ये डिसाइड हो चुका है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसका कोई याद तो रहेगा नहीं और डेटा कोई काम की इसमें है नहीं चीज। इंडिया वोंट मेक अ सोवरेन वाउ ऑन फ्यूचर डिजिटल टैक्स, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इसके अंदर बोला क्या गया, एक G24 कंट्रीज का ग्रुप है, इसके अंदर सारी डेवलपिंग नेशंस आती हैं। तो ये ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें एक दूसरे के बारे में पता चल सके कि कैसा वो लोग काम कर रहे हैं, और इस ग्रुप के थ्रू हम हेल्प भी ले सकते हैं दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से। तो हुआ क्या कि यहाँ पर बोला गया, इंडिया के पास एक स्टेटमेंट आई, या एक पूछा गया क्वेश्चन बेसिकली, कि क्या आप फ्यूचर में कोई डिजिटल टैक्स लगाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ये स्टेट कर दिया था कि दैट दे वोंट इंट्रोड्यूस एनी फ्यूचर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लाइक इक्वलाइजेशन लेवी। ये मैं आपको बताऊंगा भी क्या होता है। बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम फ्यूचर कोई क्रिप्टो के ऊपर या किसी भी एनएफटी के ऊपर, मेटावर्स के ऊपर किसी भी तरीके से कोई डिजिटल टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा इन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया। बट फिर क्या हुआ, G24 ग्रुप में इंडिया को सजेस्ट किया कि ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और ऐसी स्टेटमेंट पॉलिटिकल नेचर की होनी चाहिए। पॉलिटिकल नेचर मतलब इनका कोई स्टैंड नहीं होता पॉलिटिकल नेचर का, और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए होती है। प्रोपेगेंडा फैलाना आपको हो सकता है गंदी टर्म लग रही हो, बट प्रोपेगेंडा इज अ नेचुरल वर्ड। प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव प्रोपेगेंडा के लिए आप मान सकते हैं ये टर्म होनी चाहिए, ऐसा G24 ने बोला। और इससे ऊपर या इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए कि वो फ्यूचर पावर को ही रिस्ट्रिक्ट कर दे। मतलब हो सकता है गवर्नमेंट इतना जोश जोश में आके लॉ में पास कर दे कि नहीं, कोई फ्यूचर डिजिटल टैक्स लग ही नहीं सकता, तो फिर फ्यूचर की कोई गवर्नमेंट होगी जिसको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये G24 ने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया। फिर OECD जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट देते हुए अपना एक आर्टिकल निकाला, उसके अंदर ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी बात है। अब इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, ये एक्चुअली में एक टैक्स है। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई फॉरेनर को पेमेंट करनी है जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, तो अगर आपको 1 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करनी होती है तो आपके ऊपर एक छोटी सी लेवी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है बेसिकली। तो इस तरीके से कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा कोई भी क्रिप्टो करेंसी या किसी भी चीज़ के ऊपर फ्यूचर में जो डिजिटल इस चीज़ के अंदर होती है। आरबीआई टू अमेंड यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम में आपको पहले थोड़ा डेटा बताता हूँ। यूपीआई इंडिया का सबसे मोस्ट प्रेफर्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। काफ़ी सारे एनईएफटी चल रहा है, आरटीजीएस चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, सालों से चल रहा है। बट यूपीआई 2-3-4 साल पहले आया और इतना आज के डेट में पॉपुलर है, सबसे नंबर 1 पर है। 6 बिलियन प्लस ट्रांजेक्शन होते हैं एवरी मंथ एंड उसकी जो वर्थ होती है वो 10 ट्रिलियन प्लस होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, अगर आप टोटल मिला लेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसी वजह से आरबीआई ने बोला, आरबीआई ने एक रिसर्च पेपर निकाला एक्चुअली अभी थोड़े दिनों पहले ही। उन्होंने बोला है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पुटअप किया है, शुड यूपीआई ट्रांजेक्शन स्टे फ्री।
जैसे कि आप अगर आरटीजीएस देखेंगे, एनईएफटी देखेंगे, तो उनके ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा फी लगाया जाता है अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर पैसा भेजना है। तो क्या ये मॉडल यूपीआई के अंदर नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर यूपीआई के अंदर आता है तो आप समझ सकते हैं 10 ट्रिलियन प्लस की ट्रांजैक्शन वैल्यू है। मुझे पता है ये वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर चार्जेस आ जाएंगे तो कुछ लोग सेंड नहीं करेंगे। तो फिर भी ये जितना भी रिड्यूस होगा, मान लेते हैं 6 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये हाफ हो जाएगा, 5 ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा वो गवर्नमेंट वापस से यूज कर सकती है हमारी ही डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये मतलब गवर्नमेंट को प्लान आउट करना पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट या आरबीआई कह लो, आरबीआई हायर करना चाहती है कंसल्टेंट्स को, ताकि वो प्लान आउट कर सके पेमेंट सिस्टम चार्जेस। पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, दैट इज यूपीआई, और उसके ऊपर चार्ज कैसे लग सकता है, कितना उससे रिड्यूस होएगा वैल्यू में, कितना चार्ज लगेगा, तो कितना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ सकता है। ये सब आपका कैलकुलेट करने के लिए, उसका मॉडल बनाने के लिए कंसल्टेंट्स हायर करने की सोच रहे हैं। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, और ये जो डेटा मैंने आपको दिया यूपीआई वाला, ये तो आपको मतलब टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि यूपीआई इज़ द टेक्नोलॉजी फॉर टुडे एटलीस्ट, अगर आप पेमेंट सिस्टम में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग सिग्नल टेलीकॉम कंपनीज पे 17 18 73 करोड़ रुपीज टूवर्ड्स 5G ड्यूज। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। इसमें क्या हुआ है, एयरटेल, जियो, वीआई, इन सभी कंपनीज ने अपने रिसेंटली बिग बड़े बड़े पे आउट्स करे हैं। और जो जो आपका ट्राई है, या आप कह लो कि जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, दोनों ही ने एक्सपेक्ट किया था कि 13,000 टू 14,000 करोड़ की पेमेंट आने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई पेमेंट नहीं आई थी इन बड़ी कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू। और ये सब इन्होंने 5G ड्यूज की मैं बात करूँ, 5G के जो स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था अभी बिके थे 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ के, सॉरी उससे रिलेटेड ये ड्यूज की बात करें, इसके अंदर इंटरेस्ट पोर्शन भी आता है, प्रिंसिपल भी आता है। तो ये सब मिलके 13,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये 17,800 प्लस करोड़ रुपीज़ की पेमेंट इन्होंने तीनों ने मिलके की है। मतलब और भी कुछ कंपनीज है, मेजरली इन तीन कंपनीज ने मिलके की है। और एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने काफ़ी मतलब जॉ ड्रॉपिंग सा मूवमेंट कर दिया है कि 4 साल का एडवांस दे दिया है 5G ड्यूज से रिलेटेड। मतलब 4 साल तक अब उनको 5G ड्यूज से रिलेटेड कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो अपनी कैपिटल को फ्री कर सके अगर उन्हें कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। और ऐसा नहीं होता कि इन्होंने 5G ड्यूज दे दिए तो इनके पास कोई ड्यूज ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए या किसी भी स्पेक्ट्रम सेल के लिए। इनके 4G के ड्यूज, कुछ लोन्स, जैसे वीआई के तो इतने लोन्स चल रहे हैं, तो वो सब चल रहे हैं, बट 5G ड्यूज की बात सिर्फ यहाँ पर हो रही है। 5G ड्यूज के लिए एयरटेल ने 4 साल का एडवांस दे दिया है, और जियो और वीआई ने भी काफ़ी बड़ी अमाउंट ऑफ पेमेंट करी है। तो यहाँ पर एक खुद ही वर्ड उन्होंने यूज़ किया है आर्टिकल के अंदर, बिग पे आउट हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, सेंसेक्स राइजेस पास 60,000 ऑन वेडनेसडे एज रिस्क रीगेन्स फेवर। यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स ने 60,000 का मार्क वापस से क्रॉस कर लिया है वेडनेसडे को कल। और इसके अंदर मेनली ये बताया जा रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो वापस रिटर्न आ रहे हैं इंडिया में विद इम्प्रूव्ड रिस्क एपेटाइट। होता क्या है, मैं आपको बहुत बेसिक करके बताता हूँ। क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले आपने देखा ही था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आ रहा था, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो गई, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने लगे अपना पैसा, और इंडिया से जैसे मतलब इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि वहाँ पर कम रिटर्न मिल रहा था और अनसर्टेनिटी ज़्यादा थी। तो हुआ क्या फिर कि वहाँ पे आपका नेगेटिव जाता रहा, और क्योंकि नेगेटिव जा रहा है तो उसकी वजह से जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा था उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। तो फॉरेन पोर्टफोलियो का विड्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बट उसके बाद अब क्या हुआ कि क्योंकि अब उसके बावजूद भी, फॉरेन पोर्टफोलियो के विड्रॉ करने के बावजूद भी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। बहुत सारे रीजन है उसके, इसका इंडिपेंडेंस डे एक बड़ा रीज़न है, आपका फेस्टिव सीजन आया इसका एक बड़ा रीज़न है, और बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं। तो उनकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और थोड़ा कॉन्फिडेंट हुए और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग भी हुए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस गिर चुके हैं, वहां पर रिटर्न नहीं मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वापस फॉल आ रहा है, बिटकॉइन अभी रिसेंटली फॉल करा है काफी ज्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली कोई अपॉर्चुनिटी और नहीं दिख रही बेटर, जो पहले दिख रही थी, तो उन्होंने वापस वो इंडिया आ चुके हैं, और वो रिस्क एपेटाइट उनकी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि उनको और कुछ नहीं मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, इसलिए वो इंडिया के अंदर वापस आ रहे हैं। दिस पोजेस द क्वेश्चन दैट वेदर दिस इज अ बियर मार्केट रैली। क्या ये बियर मार्केट के अंदर एक बस ऐसे ही मतलब ये जुमला कहते हैं, एक वर्ड, कि ये अभी टेम्परेली हो रहा है क्या, या फिर ये और अ स्टार्ट ऑफ फ्रेश बुल रन? तो क्या ये एक अच्छे स्टार्ट फ्रेश बुल रन का स्टार्ट है क्या? तो ये क्वेश्चन ये पोज करता है। आगे चलते हैं, कैबिनेट नोट फॉर 1.5 इंटरेस्ट रेट सबवेंशन। सबवेंशन मतलब होता है सब्सिडी देना ऑन फार्मिंग लोन्स। तो जो आपके शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स होते हैं उसके ऊपर आपका कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 1.5% इंटरेस्ट तक का सब्सिडी देने का। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, कैबिनेट है, वो कैसे सब्सिडी देता है कि जैसे अगर कोई बैंक है, बैंक से किसी ने लोन लिया, मान लेते हैं 10% पर,
तो आपका अगर आपको 1.5% सब्सिडी मिल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 1.5% उस बैंक को पे कर देगी और बोलेगी तुम आगे वाले बंदे से 8.5% ही लो, क्योंकि हम 1.5% तुम्हें दे रहे हैं। इस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है लोन्स के ऊपर। इंटरेस्ट सब्सिडी जो मैंने लिखा है टू लेंडिंग बैंक्स, ये उस पर्सन को नहीं देंगे कि हम तुम्हें 1.5% दे रहे हैं तुम उनको दे दो, ये सीधा बैंक्स को देगी गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक्स को देना ज़्यादा ईजी है। अप टू 3 लाख रुपीज़ तक ही दिया जाएगा। 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो मतलब 3 लाख रुपीज़ तक आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, चाहे आपका 1.5% इंटरेस्ट ज़्यादा बनता हो। ये आपका FI मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 से लागू होकर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 ये 2-3 साल के लिए आपको मिल रहा होगा। ऑल्सो अप्रूव्ड एन एनहांसमेंट ऑफ ECLGS। ECLGS एक स्कीम होती है जिसके अंदर अगर आपको कोई जल्दी से मतलब क्रेडिट लाइन के ऊपर, जैसे आपको कोई लोन लेना है उसके ऊपर अगर आपको गारंटी देनी है बैंक को, तो 100% गारंटी ये प्रोवाइड करते हैं 4 साल के लिए, अगर आपको 4 साल तक के लिए लोन लेना होता है। और बहुत सारे और भी फीचर हैं, जैसे 9.25% इंटरेस्ट रेट है, और मतलब उसके अलावा 11% इंटरेस्ट रेट है MSME के लिए। मतलब वो सब आप पढ़ सकते हैं, इनकी खुद की एक वेबसाइट है www.eclgs.com, तो उन पर आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगा। बट उसके अलावा अभी के लिए क्या किया है, ये जो स्कीम है इसका भी कॉर्पस बढ़ा करके 50,000 करोड़ से बढ़ाया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, और 5 ट्रिलियन पर ही पहुंच गया है। तो ये मतलब काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। आगे चले तो न्यू RBI रूल ट्रिम्स Q1 माइक्रो लोन डिसबर्सल्स। ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा समझने में। अब क्या है कि जो आपका बैंक्स लोन देते हैं MSME सेक्टर को, MSME सेक्टर मतलब होता है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज। मतलब जैसे किसी ने घर में अपना कोई छोटा सा क्लोथ का ये अपना इंडस्ट्री चालू कर ली, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर लिया, तो ये सब एक माइक्रो लेवल पे इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, इनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि बहुत लोकल लेवल पे ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं, और आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो हो जाती है, इससे ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। इसके अलावा इकोनॉमी में वैसी जॉब्स की डिमांड कम होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पुश करती है। तो इसी के लिए क्या हुआ है कि RBI ने पर मतलब यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा कि पुश कर रही है, बट इससे पहले क्या होता था कि RBI या RBI मतलब सारी गवर्नमेंट ही बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ये हर बैंक को बोलती थी कि आप अलग से हमें रिकॉर्ड बना के दो कि आपने MSME सेक्टर को कितना लोन दिया है, माइक्रो लोन उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो वो अभी तक इससे पहले काफ़ी अच्छे अमाउंट पे चल रहा था। अब क्योंकि उसके बाद एक RBI का नया रूल आया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि आप इनके रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिसेस को, कि कितना रिस्की है इनको लोन देना, इन लेंडर्स को लोन देना, वो आप एक बार रिवाइज करो उस चीज़ को कि किस बेसिस पे आप रिस्क कैलकुलेट करते हो। और ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब अगर आप मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, इतना मुश्किल होगा ये एक्सप्लेन करना। बट ये जैसे भी आप, जैसे कितनी उस बंदे की इनकम है, कितने टाइम तक वो एम्प्लॉयड रहता है, कितना टाइम उनको प्रोडक्शन करने में लगता है, कितनी उनकी सेल हो पाती है, कितना उनका टैक्स लगता है, ये सब चीज़ें देखकर आपका रिस्क असेसमेंट होता है। रिस्क असेसमेंट का रिवीजन उन्होंने करवा दिया है, और रिवीजन का मतलब जनरली यही होता है कि अब ज़्यादा रिस्की लगता है इनको लोन देना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाना पड़ा और कम लोन लेने वाले लोग निकल कर आए, और फिर आपका सीधी सी बात है लेस माइक्रो फाइनेंस डिसबर्सल का प्रॉब्लम सामने आया। अगर आप डेटा देखेंगे तो Q1 दैट इज अप्रैल टू जून 2022 की बात कर रहे हैं, इस साल का Q1 है ये, तो इसका डिसबर्सल रहा 57842 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 35% डाउन है मार्च के क्वार्टर से, जिसमें मतलब हुआ कि पिछले साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च 2022, तो इससे अगर हम बात करेंगे 35% डाउन डाउन होकर ये वैल्यू आपकी आ गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लास्ट न्यूज़ पे कवर करेंगे। यूके इन्फ्लेशन रीचेस डबल डिजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1982। तो 1982 के बाद पहली बार ऐसा हुआ यूके के अंदर कि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन पहुंच गई है। CPI मतलब मैंने आपको कल बताया था, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को जिस रेट पर माल मिलता है, जो कि एक्चुअली में इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपका कितने रेट से बढ़ रहा है, तो वो 10% के आसपास से बढ़ चुका है। अब ये आपका CPI जो है 10% से बढ़ा है, तो इन जुलाई ये आपका मतलब 10.1% है जुलाई में, और जो कि जून में था 9.4% पर। तो आप देख सकते हैं डबल डिजिट वाली जो बात लिखी है, मतलब 9.9% से ऊपर है, ये आपका पहली बार हुआ है सिंस 1982। एक्सपेक्टेड बाय BOE, बैंक ऑफ इंग्लैंड से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल वाले जो वर्ल्ड वाले लोग हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना जो रेट्स हैं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर रेपो रेट है, रेपो रेट को जो वहाँ का जो भी बोलते होंगे उसको 2.25% पर ये बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है मैंने आपको कल भी बताया था। रेपो रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई की थोड़ा कंट्रोल होती है, मनी सप्लाई कंट्रोल होती है तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, पैसा कम रहेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होती है तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाते हैं।
इस तरीके से प्राइसेस कम हुए तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। कल वाली वीडियो के अंदर एक पर्सन ने कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट वो काफ़ी अच्छा उन्होंने लिख के एक्सप्लेन कर दिया। आप वो भी रेफर कर सकते हैं एक बारी के लिए, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं हाउ रेपो रेट अफेक्ट्स इन्फ्लेशन, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कि 12.6% राइज इन एनुअल फूड प्राइसेस, मतलब 12% प्लस राइज आया फूड प्राइसेस के अंदर केवल। और ये आपका सबसे बिगेस्ट है सिंस 2008 के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, आप सभी को पता है, उसके बारे में कभी बाद में बात कर सकते हैं। वॉज द मेन कॉज ऑफ द जंप इन द सीपीआई इन्फ्लेशन फ्रॉम जून टू जुलाई। तो ये आपका सबसे बड़ा रीजन था, आपका जो इंक्रीज आया जून से जुलाई में इतना बड़ा इंक्रीज, तो उसका आपका ये मेन रीजन था फूड प्राइसेस का इंक्रीज होना। और यूके जैसी कंट्री में एक वो भी है कि ये अपना बहुत सारा रॉ मटेरियल फूड का और वैसे भी इंडस्ट्री से सेटअप से रिलेटेड वो सब ये रशिया से सोर्स करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज के आसपास से सोर्स करते हैं। तो मतलब ये फिर वो उनको एक इनहेरेंट वो है कि क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेक्सिट कर लिया है, वो सब कर लिया है, तो वहाँ पर उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी नहीं ज़्यादा चीज़ें मिल रही होंगी, तो मतलब एक रिलीफ मेजर इनको नहीं मिल पाएगा काफ़ी कुछ टाइम तक। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी न्यूज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मतलब अगर आपको कोई लगता है एक्सप्लेनेशन में कोई इशू है या कोई और होना चाहिए था तो आप बता सकते हैं। और बाकी दैट इज इट। ये ब्लॉग पे जाके कमेंट जरूर करते हैं जो भी आपको लगा इसके बारे में, नीचे कमेंट का सेक्शन है, इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।